नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के साथ ही प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि विकेंद्रीकृत विकास और सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को धरातल पर उतारते हुए उत्तराखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना सरकार का लक्ष्य है। सभी के सहयोग से इस संकल्प को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, पेयजल, रोजगार, मनरेगा, कुपोषण, पलायन, खेती किसानी, सहकारिता समेत तमाम मामलों में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करने के साथ ही भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन के लिए जिला स्तर पर प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है और विद्यार्थियों के कैंपस इंटरव्यू के लिए भी खास कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने 40% स्टूडेंट्स को रोजगार दिलाया है। साथ ही अल्पकालिक रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन भी किया जा रहा है। वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के बीच ही बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण के बायकॉट किया है। इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने बेरोजगारी के मसले पर सदन का बहिष्कार कर दिया और इससे पहले कांग्रेस का आरोप था कि मुख्यमंत्री के विभागों के प्रश्नों के उत्तर न देने पड़े, इसलिए सोमवार को राज्यपाल का अभिभाषण रखा गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनको अभिभाषण की कॉपी तक नहीं दी गई, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने बिना अभिभाषण सुने ही आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए। विपक्ष के लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष ने बिना महामहिम अभिभाषण के देखे और उन्होंने वॉकआउट किया है। निश्चित रूप से यदि वो अभिभाषण को देखते तो शायद उनकी अंतरात्मा उनको ऐसा करने से रोकती। तो इसलिए उन्होंने पॉलिटिकली बिना उसको देखे, बिना उसको पढ़े और उसका बायकॉट किया है। ये उचित नहीं है। अभिभाषण से पहले एक परंपरा है कि ये प्रतियां हम लोग को पहले दी जाती है ताकि हम लोग पढ़ सके कि अभिभाषण में है क्या। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि अभिभाषण की एक प्रतियां विपक्ष को नहीं दी गई और जब हम लोग बाइकआउट कर दे उसके बाद दी है। पूरा झूठ का पुलिंदा है। पिछले 4 वर्षों में सरकार ने क्या किया उसका कोई जिक्र नहीं है। महिला उत्पीड़न के केसेस बढ़ रहे हैं, कैसे बेटियों की सुरक्षा होगी, कैसे उनके लिए क्या सरकार करने जा रही है उसका कहीं जिक्र नहीं है। किसानों के लिए कोई बड़ी योजना नहीं है। बेरोजगारों के प्रति सरकार उदासीन दिख रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार ने कहीं पर भी नहीं दिखा रखा है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो जीरो टॉलरेंस की बात ये मीडिया के सामने करते हैं, आखिर वो जीरो टॉलरेंस कैसे होगी वो कहीं भी नहीं दिखाया गया है। कैसे हमारे बेरोजगार लोगों को जो पलायन करके, रिवर्स पलायन करके कोविड में वापस आए थे, उनके लिए कोई व्यवस्था इस पर नहीं दिखाई दे रही है। देहरादून के बल्लीवाला इलाके में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही रसोई गैस समेत पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम पर अपना विरोध दर्ज किया है। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने यहां पर प्रदर्शन किया है और सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने वादा किया था उसमें कुछ भी सच साबित नहीं हुआ है। सरकार लगातार महंगाई को बढ़ावा दे रही है। वहीं जोशीमठ में नंदा देवी राज्य जाति टेंडर कार्य अनियमितता के मामले पर सियासत फिर से गर्मा गई है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर पलटवार किया है। इस बीच जोशीमठ के नटराज चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ महेंद्र भट्ट मुर्दाबाद के नारे लगाए और बीजेपी के विधायक महेंद्र भट्ट का पुतला दहन किया है। साथ ही बद्रीनाथ विधायक पर विधायक निधि का दुरुपयोग का आरोप भी लगा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि विधायक ने पैसे अपने कुछ करीबियों को बांटे हैं और चमोली के जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी पर गलत आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश हो रही है। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया और मामले की गहन जांच की मांग की है। तो विधायक पर तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं और टेंडर में गड़बड़ी का यह पूरा मामला है
और ये कहा जा रहा है कि रजनी भंडारी को गलत तरीके से यहाँ पर फंसाने की कोशिश हो रही है और कांग्रेस ने बीजेपी पर इसी के चलते निशाना साधा है। बीजेपी के लोगों ने यहाँ पे माननीय रजनी भंडारी जी का पुतला दहन किया, बहुत शर्मनाक बात है। हम लोग उसी के विरोध में, जबकि उनको 2 बार क्लीन चिट मिल गए हैं और इन लोगों की अपनी नाकामी को लेकर उनको छुपाने के लिए माननीय भंडारी जी पे आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसके लिए हम लोग बहुत गुस्से में हैं और हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे पुतला दहन किया उनके। आपदा के समय में इनका जो काजू खाना, बादाम खाना, मुख्यमंत्री और ये जो विधायक महेंद्र भट्ट, जो इनका ये काजू खाना, किशमिश खाना, ये सोशल मीडिया और मीडिया में चली। जो इन लोगों ने आपदा के क्षेत्र में जो ये नाकामी रहे, आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ और चैलेंज करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और महेंद्र भट्ट पे अगर दम है तो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के जो मैनेजमेंट है उसको जनता के बीच लाएं, जनता का जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उनका मुआवजा दिलाएं, उनको राहत कोष दिलाएं। देहरादून में नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे उपनल कर्मियों के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इंटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि उपनल कर्मचारी लंबे समय से समान कार्य, समान वेतन की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है और कर्मियों ने कोरोना काल में फ्रंटलाइन में जान जोखिम में डालकर कार्य किया है, लेकिन अब सरकार उन्हें नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन सहित लंबित मांगों को हल करने के बजाय उन्हें हटाने पर तुली हुई है। इस दौरान उन्होंने आंदोलन कर रहे उपनल कर्मियों के मामले में मुख्य सचिव से मुलाकात करने की बात कही और साथ ही मांगें जल्द न मांगे जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। सरकार ने गैरसैंण में सत्र किया, उसका मंशा गैरसैंण को विकसित करना नहीं है, अस्थायी राजधानी बनाना नहीं। उनका मकसद है केवल चूंकि चुनावी साल आ रहा है, लोगों का ध्यान बांटने के लिए, समस्या ध्यान आकर्षित करने के लिए उनका गैरसैंण में सत्र कर ले। क्या उपलब्धि होगी? गैरसैंण में पॉलिटिकल चाहिए, गैरसैंण में अस्पताल चाहिए, गैरसैंण में पुल चाहिए, गैरसैंण में स्कूल चाहिए, रोजगार के संसाधन, वो तो तुम करने रहे। अब आपने एक सत्र कर दिया, वहाँ तो कौन सी उपलब्धि होगी? कौन सा गैरसैंण आबाद हो गया? यह केवल ध्यान बांटने के लिए, केवल भावनाओं के साथ उत्तराखंड के लोगों को खेलना और कुछ नहीं है। दिनेशपुर में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास और उनकी पत्नी के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य मीना विश्वास अपने कुछ समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस बीच जगदीशपुर गांव में आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी विधायक दिनेश मोहनिया ने पार्टी की जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की राजनीतिक 2 पार्टियों के बीच चलती आई है, लेकिन अब प्रदेश के लोगों को विकल्प चाहिए और आम आदमी पार्टी लोगों के लिए विकल्प बनकर सामने आई है। की राजनीति केवल 2 पार्टियों के बीच चलती रही है। जब एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसको हटाने के लिए लोग उससे परेशान होने के लिए भाजपा को वोट कर देते हैं। जब भाजपा की सरकार बन जाती है तो उन्हें लगता है कि ये तो उनसे भी खराब थे और फिर वो लौटकर बीजेपी को वोट देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक विकल्पहीनता यहाँ की राजनीति में है, विकल्प को लोग ढूंढ रहे हैं। और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का काम दिल्ली में करा है और दिल्ली के लोगों ने उन्हें दोबारा इतना भारी बहुमत दिया है, वो इस वजह से दिया कि उन्होंने 5 साल के अंदर काम करके दिखाया। तो मेरा ये मानना है कि हर उत्तराखंड का निवासी ये चाहता है कि यहाँ पर भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हों, बेहतर स्कूल हों, बेहतर बिजली हो, बेहतर पानी हो, बेहतर रोड्स हों और उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो। इसके लिए आम आदमी पार्टी का जो रोल मॉडल हम दिल्ली के लिए दिल्ली से दे रहे हैं, निश्चित तौर पर लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। और आप खुद भी मीडिया के बंधुओं को बताओ कि कितनी तेजी के साथ आम आदमी पार्टी यहाँ पर बढ़ रही है। लोग सैकड़ों की संख्या में रोज ज्वाइन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी को एक बेहतर विकल्प के रूप में, एक बदलाव के रूप में यहाँ की जनता देखती है। मैं 10 साल से दिल्ली की सरकार को, जब दिल्ली में चुनाव हुआ, मैं किसी पार्टी में भी रहा, कांग्रेस में भी, जब बीजेपी में, मैं वहाँ जाके दिल्ली का चुनाव का और जो दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी का है, उस सरकार का काम जनता पे, केवल जनता के लिए ही काम करते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। मैं देखने के बाद मुझे अपने आप पे एक गर्व महसूस हुआ कि कभी उत्तराखंड में केजरीवाल जी की पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगा तो मैं तन मन से एक सक्रिय कार्यकर्ता होके, एक सिपाही बन के आम आदमी पार्टी के
कार्यकर्ता होके उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए कि केजरीवाल जी की सरकार आए, और इसी उद्देश्य से मैं अपना पार्टी ज्वाइनिंग किया हूँ। आज पूरे समय दे के मैं पूरे विधानसभा में और पूरे क्षेत्र में उत्तराखंड होंगे, जहाँ भेजेंगे पार्टी, मैं पार्टी के लिए कार्य करूँगा। और मुझे पार्टी पे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में भी केजरीवाल जी का सरकार आएंगे और आगे इस उत्तराखंड का विकास होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हरिद्वार के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन के दूसरे सेक्शन का टीकाकरण किया गया है। इस बीच कई कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए कि जिन्होंने अभी तक कोई भी टीका नहीं लगवाया है वो टीका लगवा ले, जिसके चलते बड़ी संख्या में हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन कराने और टीका लगवाने के लिए कर्मचारी पहुंच गए। इस बीच भीड़ बढ़ने से टीकाकरण में अव्यवस्थाएं भी सामने आ गई, जिसके बाद तहसीलदार आशीष घिल्डियाल ने मोर्चा संभाला और लोगों को समझा बुझाकर टीकाकरण शुरू करवाया है। साथ ही ऋषिकुल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टर नरेश चौधरी ने भी अतिरिक्त टीम बुलाकर कर्मचारियों को टीकाकरण लगवाने का तेजी से काम शुरू करवाया है। उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आज 1 मार्च 2021 को दोबारा से आपका वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। उसी के तहत आपका यहाँ काफ़ी रश है। यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग कर्मचारी आ रहे हैं। थोड़ा पोर्टल में थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ा आपका यहाँ पर थोड़ा समस्या हो रही है। बाकी अभी तक आपका नाम टोटल आपका 421 का लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि एक साथ सारे डिपार्टमेंट्स वालों को बुला लिया, जिस वजह से भीड़ ज़्यादा हो गई और उस वजह से मेरे ख्याल से जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका भी हम पालन नहीं कर पा रहे हैं कि 2 गज की दूरी और ये सब। और जब तक ऑफलाइन चल रहा था तो तब तक तो ठीक था, काफ़ी वैक्सीनेशन हो चुकी हैं और वो लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन सर्वर चल नहीं रहा, रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वैक्सीन नहीं लगेगी, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं सुबह 10 बजे से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स के लोग एक साथ बुला लिए गए हैं, जिससे कि काफ़ी रश भी हो गया है, जिससे कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी नहीं हो पा रहा है और सर्वर काम ना करने की वजह से यहाँ पे काम अभी रुका हुआ है। तो इसलिए हम लोगों को और सारे जितने भी हमारे साथी हैं सबको बहुत दिक्कत और परेशानियाँ हो रही हैं। झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं भी लोग ऐसा झगड़ा नहीं कर रहे हैं, मगर एक्चुअली बात यह है कि जैसे भीड़ काफ़ी है, कई लोग इतनी देर स्टैंडिंग खड़े नहीं रह पाते, उनको लाइन में लगना पड़ रहा है इतनी देर, ये प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो सब कोऑपरेट कर ही रहे हैं आपस में। तो मसूरी के सिविल सामुदायिक उपजिला चिकित्सालय में वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। इस बीच सुबह से ही वरिष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच गए। 1 फरवरी को कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को 28 दिनों बाद लगाई जाने वाली वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाई गई। वहीं डॉक्टर प्रदीप राणा ने यह बताया है कि 1 मार्च को 45 वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दूसरी खुराक दी गई है और सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वहीं डॉक्टर प्रदीप राणा ने यह भी जानकारी दी कि मसूरी में पहली बार कोरोना वैक्सीन उनको ही लगाई गई थी और तब से आज तक वो पूरे तरीके से स्वस्थ हैं और नियमित रूप से अपना काम भी कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि कुछ लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम जरूर फैला रहे हैं, लेकिन लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है और जैसे ही नंबर आए सभी को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए अस्पताल पहुंचना चाहिए, जिसके चलते कोरोना की जंग को जीता जा सके। हेल्थ वर्कर हैं जो जिनका सेकंड डोज लगना था वो चल ही रहा है, साथ साथ हमारे साथ जो हैं सीनियर सिटीजन का भी टीकाकरण शुरू हो गया है। और सुबह से हमने जो मसूरी के पहले व्यक्ति हैं उनको टीका लगा दिया है और साथ में कई सीनियर सिटीजन लोगों का फ़ोन आ रहा है कि हम आ जाएं। हमने कहा आप आइए, वेलकम है। और जिन्होंने लगाया उनमें काफ़ी उत्सुकता है। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। हमने तो लगभग 28 दिन पहले पहला डोज लगाया था, आज सेकंड डोज लगाया। आज भी मैंने पहला व्यक्ति हूँ आज भी कि मैंने पहला टीका लगाया है सेकंड डोज का, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। सुबह प्रधानमंत्री जी को फोन वैक्सीन लगाते देखा दिल्ली, तो हम वहाँ सासाली गांव में टीवी में देखा, तो हमने सोचा मसूरी जाके पता करते हैं कि आज मसूरी लग रहा है टीका। तो मसूरी सिविल हॉस्पिटल में आया, डॉक्टर साहब से पता करा, उन्होंने मेरा आधार चेक कराया, तो आधार चेक कराया तो मेरा नंबर उसमें आ गया। तो हमें तो बड़ी खुशी हो रही, चिंता हो रही थी कि यार दवाई निकल गई, तो अब तो हमें सुरक्षित होना चाहिए। कोरोना काल से बंद चल रही डिग्री कॉलेज की क्लासों को आज से प्रदेश भर में शुरू कर दिया गया है।
वहीं रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी ऑनलाइन क्लास को बंद करते हुए ऑफलाइन क्लासों को शुरू किया गया है। वहीं कॉलेज पहुंच रहे छात्र छात्राओं को कहा गया है कि इसके पहले वो ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन क्लास से उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश की सरकार ने अब ऑनलाइन क्लास को बंद करते हुए ऑफलाइन क्लासों को शुरू कर दिया है, जिससे उनको पढ़ाई करने में सहूलियत होगी। वो केवल वो लोग आ रहे थे जिनकी प्रैक्टिकल कक्षाएं चल रही थी, ठीक है ना, जो साइंस के या जो आर्ट्स में ज्योग्राफी के, साइकोलॉजी के। इसके अलावा सबकी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी, ऑफलाइन में केवल यही इतने थे। अब सभी के लिए सरकार ने ऑफलाइन खोल दिया। अब सारे बच्चे आएंगे जो सरकार के दिशा निर्देश हैं कोविड को लेकर के, जैसे कि सैनिटाइज़र साथ में हो, उनके पानी की बोतल्स हों, मुँह में मास्क हों, इसके साथ वो आएंगे। सर ऑनलाइन क्लासें हमें समझ में नहीं आती थी, अब रेगुलर कॉलेज आ रहे हैं तो सर हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है और हमारे समझ में भी आ रहा है। सर क्या समझ में भी आ रहा है और क्या कहते हैं, हम जो हमसे गलती हो जाती है वो हमारी टीचर हमें बता देती है कि ये तुम्हारी ये गलती हो रही है। और सर ऑनलाइन क्लासेस से हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता था, घर में भी टाइम नहीं मिलता था कि ऑनलाइन क्लासेस ले लें, क्योंकि सर घर का काम होता था तो मोबाइल इतना ऑनलाइन क्लासेस ले नहीं पाते थे। और जी कॉलेज में आके सर इसलिए क्या कहते हैं, हम कॉलेज क्लास हमें लेनी पड़ेगी। कृषि कानून के खिलाफ रुद्रपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान महापंचायत में तमाम बड़े किसान नेताओं ने मौजूदगी अपनी दर्ज कराई। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शनपाल सिंह, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, पंजाबी अभिनेता सोनिया मान, पंजाबी सिंगर रुपिंदर हांडा ने शिरकत की है। इस दौरान महापंचायत के कृषि कानून को वापस लेने और गाजीपुर बॉर्डर में ज्यादा से ज्यादा किसानों के पहुंचने का आह्वान किया गया। इस दौरान मंच से तमाम नेताओं ने किसानों को संबोधित किया। वहीं सोनिया मान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार कृषि कानून को लेकर अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। किसान पिछले कई महीनों से कानून खत्म करने को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को खत्म करने की साजिश की गई। उन्होंने कहा कि आज किसानों को मिलकर इस कानून का विरोध करने की जरूरत है। विरोध बिल्लू का विरोध है हमारा, एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही उसका विरोध है। और हमारा ये है कि जो उत्तराखंड का जो किसान प्लान कर रहा है उसकी 5 पॉलिसी हमने सरकार को दी है, पहले भी हमने लिख कर दी इनको, उस पर काम करना पड़ेगा तो उत्तराखंड का किसान बचेगा, ये हमने कहा है। और भारत सरकार से अलग तरह की लड़ाई है, वो लड़ी जा रही है। अरे सरकार को चैलेंज क्यों नहीं करेंगे? 70 साल से उस जमीन पर खेती कर रहे हैं, किसान रह रहे हैं। कोई एक बेवकूफ़ आदमी आया कोई पर्चा लेके और कहने लगा जी मेरी जमीन है। जितने सरकारी ऑफिस बन रहे हैं, जितने बन रहे हैं, क्या ये सरकार उनको छोड़ देगी जो थाने डीएम के और उसके जो ऑफिस घर बने हुए हैं? किसान लगातार परेशान है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार अपना तानाशाही रूप तानाशाही दिखा करे सरकार। भाई सरकार बड़ी चीज हो तो किसान और रणनीति हम क्या कहीं जा रहे हैं, जारी रहेगा बिल्कुल। सरकार जल्दी नहीं मानने वाली ना, थोड़ा सा टाइम लेगी सरकार। जब तक ये जमाखोरी एमएसपी फिक्स नहीं की जाएगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। खुद रैली में थी और जिस तरह से लोगों को बीच में घुसाया गया था वो हमारे किसान नहीं थे। ये आरएसएस नीति शुरू से रही है कि आरएसएस ने गुजरात में चाहे दंगे फसाद करवाए हों, चाहे उन्होंने जाट आंदोलन करवाया था, उस दिन भी हमारे किसानों के झंडे पकड़ के उन्होंने किस तरीके से पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके हैं, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। वहाँ पर सभी देखा है, जो कुछ हुआ है वहाँ पर। आप बताइए, हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है, फ़ोन के ऊपर बात करते तो पता चल जाता है। उस दिन दिल्ली जैसे शहर में जिस दिन हमारी रैली होगी उस दिन लाल किले के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। क्या पता क्या इंटेलिजेंस क्या काम कर रही थी? ये इंटेलिजेंस के ऊपर भी बहुत मुंह तोड़ जवाब है। फिर अगर इंटेलिजेंस ये काम नहीं कर रही थी, हमारे किसानों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये बैरिकेड तोड़ के गए हैं, तो बैरिकेड किसने तोड़वाए हैं? हमारे बीच में घुसाए गए हैं लोग जिन्होंने ये आंदोलन को खराब करने की एक कोशिश की है, सोची समझी साजिश थी। चमोली में हजारों की संख्या में घाट विकास खंड की क्षेत्रीय जनता डेडलाइन चौड़ीकरण सड़क की मांग को लेकर गैरसैंण विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे, जहां पुलिस और आंदोलन कर रहे लोगों के बीच हल्की झड़प भी हो गई। वहीं पुलिस से झड़प के बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भी पत्थरबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे लोग तकरीबन 3 महीने से भूख हड़ताल कर रहे हैं। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।